नमस्कार। आर्थिक विकास और व्यापार इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि वहां का व्यापार जगत बहुत उन्नत हो। फिर चाहे वहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता हो या सेवाओं का, व्यापार जगत उन्नत भी हो और इसका लगातार विस्तार भी होता रहे। वहां के लोगों की आय में वृद्धि होती रहे और आयकर भरने की भावना वहां के लोगों में प्रबल हो। क्या है आर्थिक विकास और व्यापार का नाता? क्या है व्यापार, आय और आयकर का नाता? ऐसे ही कुछ सवालों के लिए आज अपने कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विवेक सोनी जी को। विवेक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी विवेक जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम आर्थिक विकास को समझना चाहें तो आर्थिक विकास को आप किन शब्दों में हमें परिभाषित करेंगे? आर्थिक विकास मैं जो समझ में आता है मुझे, या जो मैं हमेशा परिभाषित करता हूँ जी, हर एक के पास में इतना पैसा तो कम से कम हो कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ का खर्चा जो है वो उठा सके जी, और इसके अलावा फ्यूचर कुछ प्लानिंग उसके मन में हो तो उसके लिए कुछ प्रिजर्विंग यानी रिजर्व पैसा उसके पास में हो ताकि भविष्य में उसके काम आ सके। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई आर्थिक विकास की हम बात कर सकते हैं। जी, मतलब बुनियादी ज़रूरतें जो हैं बिल्कुल वो पूरी करने का साधन होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कर, टैक्स जो हम सुनते हैं, ये होता क्या है और कितना महत्वपूर्ण है कि टैक्स जो है वो पे किया जाए? जैसे हम सबकी एक इनकम होती है जी, हमारे खर्च होते हैं, तो देश का भी कुछ खर्च है। जी, जैसे डिफेंस में हमारे खर्चे होते हैं, फिर इसके बाद में मेंटेनेंस होता है, हमारे सब सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं, रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। जी, तो ये सब खर्चे देश खर्चा करता है हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए। जी, तो जो टैक्स का जो पैसा हम देते हैं सरकार के लिए, वो आय है, सरकार की वो इनकम है जी, जिससे वो हमारे ही भले के लिए, हमारे देश के विकास के लिए उसको खर्च करती है। जी। तो ये इसलिए इनकम टैक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इनकम टैक्स आपने शब्द प्रयोग जी, किया, आयकर। जी। एक अगर व्यापारी है या कोई वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करता है जी। तो उसके लिए, उसके नजरिए से आयकर क्या होता है, कैसे इसकी गणना कैसे की जाती है? आयकर का बहुत सिंपल है, आपने बोला आय कर जी। यानी इनकम के ऊपर टैक्स। तो अगर आपका कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो जी हाँ, तो उसके ऊपर जो भी आप टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स कहलाता है। जी, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि क्या मैं 10 रुपये भी कमाता हूँ, क्या उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है? तो ऐसा है नहीं। सरकार ने एक बेसिक एग्जम्पशन दिया हुआ है जी, कि अभी जैसे बजट के बाद कुछ नया चेंजेस हुए हैं, तो उसमें अभी कहा गया है कि 3 लाख रुपए तक जी, सालाना किसी व्यक्ति की अगर आय है यानी कि कमाई है अगर, तो जी उसके हाँ। ऊपर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा, तो 3 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तभी टैक्स पे करना है। जी, तो इस प्रकार से इनकम जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें यह है कि गणना कैसे की जाए, जी हाँ, कि आपने सवाल पूछा कि क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टैक्स के दायरे में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, जी हाँ, कैसे पता पड़ेगा कि 3 लाख काउंट होगा कि नहीं होगा? तो इनकम टैक्स एक्ट एक बनाया हुआ है, जी। उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इनकम जो कमाई होती है, आय होता है, वो जी। टैक्स के श्रेणी में आता है और कौन कौन सी टैक्स श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे अलग अलग हेड्स बनाए हुए हैं। जी। जैसे वेतन, जी। इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, व्यापार जगत से जो भी आपकी कमाई होती है वो, कोई भी आपका कोई शेयर मार्केट में शेयर ट्रांजेक्शन्स आपने किया है उससे प्रॉफिट होता है वो। जी। इसके अलावा आपका कोई भी अदर सोर्सेस इनकम है अगर, प्लस हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आपका कोई भी घर वगैरह है जिससे किराया कमा रहे हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से 5 हेड्स में हम इनकम की गणना करते हैं। अच्छा, फिर कुछ छूट मिलते हैं हम लोगों को LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, FD में इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद। तो इस प्रकार से आपने जितना भी कमाया है जी अगर वो टैक्सेबल है तो जी। उन सबको जोड़कर, और कुछ आपने निवेश किया है जो उसमें छूट मिलता है आप लोग इनकम टैक्स में, वो माइनस कर देते हैं। तो जो आपको मिलता है वो है आपका टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर हमें उसके कर ऊप- चुकाना होता तो है। वो देखना है कि वो लिमिट क्या हमारी 3 लाख से ऊपर जा रही है। अच्छा, जीएसटी, जी। हर व्यक्ति जो है इस नाम से परिचित है, जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल होता है जीएसटी को लेकर के। जी। तो ये बताइए कि जीएसटी है क्या, और क्या कोई पुरानी व्यवस्था थी जिसका ये नया स्वरूप है? क्या है जीएसटी? बिल्कुल आपने सही कहा, पुरानी व्यवस्था थी, उसका ही अच्छा। नया रूप है जीएसटी। जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से। जी, इसके पहले हम लोग जिस नाम से इस अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, अप्रत्यक्ष कर का पार्ट जी है। हाँ, तो इसमें जीएसटी को पहले हम जानते थे वैट के नाम से, सेल्स टैक्स के नाम से, और सर्विस टैक्स। पहले जो भी हम गुड्स का ट्रेडिंग करते थे जी हाँ, उसके ऊपर जो भी टैक्स आता था उसको बोलते थे वैट या जीएसटी, वैट बोलते थे या बोलते थे सेल्स टैक्स बोलते थे हम लोग उसको, वस्तुओं का। वस्तुओं के ऊपर टैक्स। जी हाँ, और जो भी सेवाएं देते हैं, कोई जैसे जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपके हाँ। वकील हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जी। तो उन लोग अपने सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स पे करते थे या वसूली करते थे जी। उसके होता था सर्विस टैक्स होते थे।
तो अब ये देखा गया कि ये वैट एक अलग टैक्स एक्ट है, जी। फिर एक सर्विस टैक्स भी एक अलग एक्ट है, दोनों में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो फिर मोदी जी के सरकार में वन नेशन वन टैक्स का एक नारा बैनर लिया गया, जी हाँ। और उस नारे के बेस पर हम लोगों ने एक नया टैक्स लाया, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर दिया गया। तो गुड्स जी एंड हाँ। सर्विस टैक्स का एक नया आ गया। जी अब हाँ। इससे फायदा ये है कि वैट और सेल्स टैक्स पहले स्टेट के हिसाब से चला करता था, जी। यानी कि जो वैट का सेल्स टैक्स का नियम छत्तीसगढ़ में है जी हाँ। वो अलग होगा महाराष्ट्र में, जी। वो अलग होगा आंध्र प्रदेश में। तो उस प्रकार से इसमें सरलीकरण, तो एक रूपता नहीं थी। जी। सर्विस टैक्स क्योंकि हमारा एक पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, तो पूरे इंडिया में एक ही उसका एक रूपता थी। जी। तो ये अलग अलग होने की वजह से बहुत बार जब हम लोग कर निर्धारण करते थे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे। जी। तो जीएसटी आने के बाद में दोनों सेम हो गया, तो पूरे इंडिया में जीएसटी का रूल अब एक ही है। क्या बात है। तो इसलिए इस चीज को बहुत प्रोत्साहन दिया गया और जीएसटी को उस हिसाब से लॉन्च किया गया। मतलब एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था। बिल्कुल, यस। जी। तो कहीं ना कहीं ये सरलीकरण हुआ, ये जी, कह सकते हैं। जी, जी। अच्छा देखिए, बजट को समझना चाहेंगे आपसे। जी, हम कई बार घरों में सुनते हैं कि बजट बना लेते तो अच्छा होता। जी, जी। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि खर्च ज़्यादा कैसे हो गया। तो राज्य भी बजट पेश करते हैं अपना, और राष्ट्र भी जो है अपना बजट पेश करता है। बजट वास्तव में क्या होता है, किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, महत्वपूर्ण कितना है आर्थिक विकास के नज़रिए से, ये बताइए। मेरे नज़रिए में तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आप जैसे आपने खुद ने कहा कि हम घरों में बजटिंग करना चाहिए, ये हम वाक्यों का कई बार इस्तेमाल करते कई बार हैं। करते हैं कि खर्च ज़्यादा हो गया है। हाँ हाँ, ठीक। एग्जैक्टली। जी। तो इस पे भी दो बातें हैं आपने जो कहा है। जी। पहला ये कि हमको ये मालूम है कि हमारी इनकम कितनी है, ये हम कितना घर के लिए खर्च कर सकते हैं। जी। भाई आप जितना भी कमाते हो, आप पूरा तो घर खर्च करते नहीं हो, कुछ भविष्य के रखते हैं, पर कुछ एक पोर्शन मालूम है कि घर खर्च के लिए इतना मेरे को खर्चा यूजुअली लगता है। जी हाँ। तो आपने पहले सोच लिया कि मैं 10,000 15,000 जो भी एक अनुमानित खर्चे हैं वो मैं अलग कर देता हूँ, घर खर्चे मुझे काम आना है महीना भर। जी। तो आप देखिए घर की महिलाएं क्या करती है, उसके बाद हर खर्चे को लिख लिख के रखती है जी। कि मैंने यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया। तो अब इसके बाद क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, किस जगह पे हो रहे हैं। तो आने वाले समय में जब आपको मालूम है कि 15,000 20,000 के आसपास मेरा खर्चा है घर का, तो आप पहले से अगर प्लानिंग कर लेते हैं कि मेरा राशन में इतना जाएगा, बच्चों की स्कूल फीस में इतने जाने वाली है, तो ये क्या है, बजटिंग का ही तो रूप है। जी। तो राज्य और राष्ट्र में भी ऐसा ही आधार होता बस हाँ, अब राज्य में उनके जो स्पेसिफिक खर्चे हैं वो जी। वहाँ पे लागू होंगे, और हम बात करते हैं एज अ नेशन की बात करते हैं तो उनके खर्चे अलग होंगे जो उस लेवल के होते हैं। है। जी। अब राज्य जो है अपना खर्चा निर्धारित करता है कि भैया किस जगह पे क्या क्या मेरे खर्चे होने वाले हैं, तो बजटिंग जी। करता है। जी। उस प्रकार से नेशन वाइज होता है वो। अच्छा बताइए कि एक व्यापारी जो है नया, कोई युवा व्यापारी है और व्यापार शुरू करना चाह रहा है अपना, किस तरह के बही खाते उसे रखने होंगे, कैसी तैयारी उसे करनी चाहिए जिससे कि वो सफलतापूर्वक एक नए व्यापार की शुरुआत कर सके। जो भी नए आते हैं स्टार्टअप्स के रूप में आए चाहे, जी। या नए व्यापारी के रूप में अपना व्यापार चालू करें, जी। उन सबको मैं एक बेसिक चीज बोलता हूं मैं हमेशा, जी। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे युवा आते हैं कि सर आप बताइए कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, ये इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, खाता भी हमको आता नहीं है, हम बैकग्राउंड जो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा नहीं है, जी। हम इंजीनियर्स फील्ड से, डॉक्टरी फील्ड से, अलग अलग फील्ड से आते हैं जब, जी। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप सिर्फ एक चीज कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जी। इतना आप खाली हिसाब किताब अपने पास में रख लीजिए। कहाँ से आया। हाँ, आप जैसे मान लीजिए आप व्यापारी जी। हैं, आपने किराना दुकान खोला अगर, तो आपने आज ये सामान बेचा, वो सामान, तो क्या सामान बेचा नहीं लिखे तो भी चलेगा, अच्छा, कि कितना रुपए आया वो लिखते जाइए। तो ये तो बड़ा सरल है। हाँ, और आपने कुछ खर्चा किया, आपने कोई ग्राहक आया, चाय पिलाया, चाय खर्च हुआ, पूजा के लिए सामग्री खरीदा आपने, जी। जो कुछ अपने सामान खरीदा उसका पेमेंट भुगतान किया, तो जिस जिस जगह पैसे जा रहे हैं एक तो लिखते जाइए। नहीं समझ में आता है तो आपकी बुक को दो भाग में बांट दीजिए, लेफ्ट साइड में कहाँ कहाँ से पैसा आया वो लिखेंगे, राइट साइड में पैसा कहाँ कहाँ गया वो लिखेंगे आप। तो जब एक दिन खत्म होता है तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज का मेरा नेट बैलेंस क्या रहा, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा मेरा गया, तो ये नेट बैलेंस। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दिन का बैलेंस निकाला, आप महीने का, 6 महीने का और साल भर का आराम से निकाल सकते हैं। तो इससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली कैश बैलेंस पोजीशन क्या है, कितना आप कमा रहे हैं, और आपको जाने अनजाने में खाता भी आप मेंटेन कर लेंगे जी। तो शुरुआत इससे कीजिए आप। और इनकम टैक्स तो खुद बोलता है कि अगर आप बहुत कम आपका बिजनेस है, टर्नओवर बहुत कम है, बड़े व्यापारी नहीं है, तो आपको डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक में ये कैश बुक, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं, जिसको मैंने बताया वो कैश बुक है, आप कैश बुक मेंटेन कर लीजिए, इनकम टैक्स के लिए भी पर्याप्त है। क्या बात है। तो इतना बस शुरू कीजिए और बाकी अपना ध्यान व्यापार में कीजिए। तो इनकम टैक्स, जीएसटी सबसे आपका आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। मतलब आयकर विभाग जो है वो सहयोगी है
हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने व्यापार में बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, ये कह सकते हैं। हाँ, बहुत सहयोगी आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनकम टैक्स खुद ने दो अलग अलग डिपार्टमेंट या दो अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है अपने इस इनकम टैक्स में दायरे में जो भी आते हैं। एक को बोला है कि अगर आपका टर्नओवर, जो आप व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो आवक होती है उसको हम टर्नओवर बोलते हैं, और ग्रॉस रिसीट्स में हम वर्ड यूज करते हैं टेक्निकल भाषा में। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स या आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, वार्षिक की बात कर रहा हूं मैं। एक साल में आपका जो भी आपका सेल्स होता है तो आपको हर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी होता है, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, जर्नल, सब मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपका आवक जो रिसीट्स जो है वो 2 करोड़ से कम है तो सिर्फ आप कैश बुक मेंटेन भी कर लेते हैं ना, आप पर्याप्त हैं, और उसमें आपको कोई भी खर्चे वर्चे बहुत खास कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। उसको उन्होंने नाम दिया है, प्रिजम्पटिव इनकम का नाम दिया है, जिसमें आप जितने भी आपके टर्नओवर हैं उसका 6%, 8% के हिसाब से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो एग्जांपल आप 8% अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए, यानी आपका 8 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप उसके ऊपर टैक्स पे कर दीजिए, सफिशिएंट है। डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरें, वो तो खुद सहयोग करना चाहता है, इसलिए उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है अलग अलग चीजों को। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो व्यापारी हैं, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हों, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हों, कोई नया व्यापारी है, युवा व्यापारी है, हर कोई ये समझे कि बही खाता रखना जरूरी है, लेकिन इसको इतना सरलीकृत कर दिया गया है आयकर विभाग के द्वारा कि अब ना आयकर विभाग से और ना इन बही खातों से डरने की जरूरत है। बस केवल व्यापार कीजिए, आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। विवेक जी, यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये आ रहा है कि जो अगर बस्तर की बात करते हैं हम देखते हैं कि बस्तर में कुटीर उद्योग जो है ये बहुत है, और बहुत से यहाँ पे ऐसे ग्रामीण हैं जो अपने घर में कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो आपने जैसे नए व्यापारियों की बात बताई, क्या उनके साथ भी वही शर्त लागू होती है, या उनको किस प्रकार से अपने खाते को कहना चाहिए कि एक सामंजस्य स्थापित करना होता है कि खर्च में, आय में क्या रखें, क्या हिसाब किताब रखें? वो इनके लिए भी सेम, जो एक इनकम टैक्स एक्ट जो हम बात करते हैं हर व्यक्ति के लिए सेम है। तो इनके लिए भी वही नियम लागू होता है कि अगर हमारा टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो सिर्फ आवक जावक कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं उतना आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं, उतना पर्याप्त है जी। इससे ज़्यादा कुछ आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स के हिसाब से भी। और अगर किसानों की बात करें, क्योंकि कई बार किसान को ये लगता है कि मैं किसान हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, जबकि वो अपनी उपज का व्यापार कर रहा है, तो उनके संबंध में कैसे नियम है? इस पे थोड़ा सा कहीं कहीं पे मैंने जो अपने प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि किसान लोगों बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, खास करके हम जब बस्तर जबलपुर की बात करते हैं जहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ। मैं इसमें 2 बातें बताना चाहूँगा जी। पहला, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किसान का जो भी आय है वो पूरा कर मुक्त है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि कोई भी किसान अगर कोई भी अनाज, कुछ भी चीज़ उत्पादन कर उगा रहा है अगर वो, और उगा के एज इट इज बेच दे रहा है तो उसके ऊपर पूरा एग्जम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हर का सभी वो अगर प्रोसेसिंग कर रहा है, अच्छा, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग कर रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा जो आपने उगाया उसी को कटिंग करके पैक कर दिया तो वो एज इट इज कहलाता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं, आपने गन्ना उगाया, उसको प्रोसेस किया, उसको आपने अगर जूस में कन्वर्ट किया, शक्कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो उस समय में ये भले किसान ही वो काम कर रहा होगा लेकिन टैक्सेबल की श्रेणी में आते हैं वो। अच्छा, तो इसलिए इतना ख्याल रखना है। तो मेजॉरिटी तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग बहुत नहीं करते हैं। हाँ। तो किसानों का पूरा आय जो है वो टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन इस पे छोटी सी जो यहाँ पे कंसेप्ट की नॉलेज की कमी है वो ये है, किसान का इनकम यानी कि आवक जो है अगर 5 लाख से ज्यादा है जी, तो उनको रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी है इनकम टैक्स के जी। टैक्स लगना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि कितने एकड़ जमीन में जी आप खेती कर रहे हैं, उस पर क्या उगा रहे हैं। तो ये सब ब्यौरा इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जी। अगर आपने नहीं दिया तो कोई तकलीफ है नहीं, कोई तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन ये पता नहीं पड़ता कि आप कमा कितना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो खर्चे करेंगे, कुछ खर्चे तो आपके दिखेंगे खेती में, कुछ खर्चे ऐसी जगहों पे दिखेंगे जहां पे इनकम टैक्स शायद चौकन्ना हो जाए। जैसे बड़ा घर बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं, तो इनकम देते ही पैसे आ कहां से रहे हैं? जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, बताया ही नहीं कि इनकम कितनी है आपकी, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि आपका ये जो पैसा कहां से आ रहा है? इसलिए टैक्स तो लगना ही नहीं है जी। तो रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए और बहुत कम इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, उसके बेसिस रिटर्न फाइल हो जाते हैं। यही जानना चाहता था आपसे कि अक्सर लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मुझे हर महीने या त्रैमासिक या छमाही और नहीं तो वार्षिक तो जरूर ये रिटर्न फाइल करने होंगे। तो क्या ऐसी कोई अवधि निश्चित है रिटर्न फाइल करने की? असल में रिटर्न में होता क्या है ये बताइए। पहले आप समझते हैं रिटर्न्स क्या होते हैं जी।
जब हम कुछ भी चीज, अगर डायरेक्ट इनकम टैक्स समझे हम लोग इनकम रिटर्न्स के बारे में, जी कुछ नहीं, एक फॉर्म है, वो फॉर्म में स्पेसिफिक कॉलम्स दिए हुए हैं, वो कॉलम्स में आपकी जानकारी भर करके आपको सबमिट कर देना जी। है, वो इनकम टैक्स रिटर्न है। इसमें स्पेसिफिक कॉलम्स हैं कि आपकी इनकम कहाँ से आई है, कितना आया है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है। बहुत बेसिक फॉर्म्स है, बहुत डिफिकल्ट फॉर्म्स नहीं है। अच्छा उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि सरलीकरण हो, प्रोसेस फास्ट हो जाए, तो उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स बना के रखा है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स बना के रखे हुए हैं। जी हाँ जैसे जिनका सिर्फ वेतन भोगी, सिर्फ सैलरी इनकम है, ITR 1 भर दीजिए, प्रोसेस और जल्दी हो जाएगा। जी जो प्योर बिजनेसमैन है उनके लिए 2 फॉर्म बनाए, ITR 3, ITR 4। तो इस प्रकार से ITR अलग अलग दिए हैं ताकि इनकम डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर सके कि किसका इनकम, कौन सा सैलरी किसका क्या होगा, तो जी। ITR उसके बेस पर रिटर्न प्रोसेस कर सके। जी तो ये रिटर्न्स फाइल करने के लिए अलग अलग उन्होंने फॉर्मेट्स, कॉलम्स को बना के रखा हुआ है। जी अब जब तक ये रिटर्न्स हम फाइल करते नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं पाते इन सब चीज़ों के, जी तो इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न्स टाइम पे फाइल करें। अब हम बात करते हैं इसका अवधि क्या है। जी तो इनकम टैक्स रिटर्न एनुअल है, यानी एक वार्षिक। साल, यस वार्षिक है ये, यानी अच्छा। एक साल जब खत्म होगा जी। उसके बाद रिटर्न फाइल करना है। जैसे अभी हम बात करते हैं मार्च अगर 2023 की, जी। तो मार्च 23 जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिटर्न फाइल करने की आपकी बारी आएगी। किस समय की? जो उस वर्ष खत्म हुआ है। अच्छा इनकम टैक्स में वर्ष हम लोग काउंट करते हैं तो वो चालू होता है अप्रैल से। अच्छा जैसे हम बात करते हैं अगर अभी वित्तीय जो वर्ष चल रहा है, जी। अगर अब अभी हम मार्च 2023 में है, तो ये वर्ष जो है वो 1 अप्रैल 22 से चालू होगा और 31 मार्च 23 खत्म होगा, जिसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष बोलते हैं। जी कि वित्तीय वर्ष यानी कि इस वर्ष में आपने कितना पैसा कमाया उसका ब्यौरा देना चाह रहे पूरे हैं, साल भर का पूरे साल भर का। जी तो इसका हम लोग ब्यौरा सबमिट करने का हमारा अवधि रहेगा, एक साल का ब्यौरा एक साथ देना है, इनकम रिटर्न की स्पेसिफाइड फॉर्मेट में देना है, जी। और वो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली रहता है 31 जुलाई। जी अगर ऑडिट केस में है तो वो 31 जुलाई के बाद 2 महीने एक्सटेंशन मिलता है, तब उनको फाइलिंग करना होता जी। है। तो अब ये मान के चलिए कि अभी 31 मार्च 23 तक जो कमाया होगा जी। उसका इनकम रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है फॉर्म, वो 31 जुलाई 2023 तक करना होगा। जी अच्छा, ये तो हुई इनकम टैक्स रिटर्न की बात। जी अगर हम विक्रय कर से संबंधित, जैसे GST से संबंधित उसके रिटर्न की बात करें, तो क्या उसमें भी यही नियम है, यही व्यवस्थाएं हैं, या कुछ परिवर्तन है उसमें? जब हम इनकम की बात करते हैं जी। तो कितने भी व्यापारी हो, कितना भी हो, तो वो सब काफ़ी चीज़ फिल्टर होकर के एक रूपता में आ जाते हैं जब हम कमाई की बात करते हैं। जी हाँ लेकिन जब विक्रय की बात करते हैं तो वहाँ एक रूपता नहीं है, वहाँ अलग अलग व्यवसाय है और अलग अलग व्यवसाय के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी तो वहाँ पर भी GST डिपार्टमेंट आगे आ करके उनके कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण की वहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मेट्स लेकर के आया है। जी GST में यहाँ पे उन्होंने 2 भाग में बांट के रखा हुआ है। एक को उन्होंने नाम दिया कॉम्पोजिशन डीलर नाम देख के रखा हुआ है, अच्छा। एक को नाम दिया रेगुलर डीलर्स। तो जो कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं जी। वो उन डीलर्स को कहा जाता है जिनका वार्षिक जो टर्नओवर है, बिक्री जो है वो 1.5 करोड़ से कम है। वार्षिक वार्षिक 1.5 करोड़ से कम। 1.5 करोड़ से कम है। जी। तो उनको क्या करना है, तिमाही 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करना है खाली, यानी अच्छा। एक साल में सिर्फ 4 रिटर्न फाइल करना है। और उनके ऊपर जो भी टैक्सेबल टर्नओवर है, जी टैक्सेबल मतलब कि जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगता है, अनाज इन सब ये टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जी। कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्सेबल टर्नओवर होगा उसके ऊपर 1% टैक्स पे करना है मात्र, और रिटर्न फाइलिंग करके अपने GST का दायित्व निभा सकते हैं। केवल 1%, 1% पे करना है खाली। और हर 3 महीने में उनको रिटर्न जी फाइल जी, करना और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। है। जी और हम बात करते हैं रेगुलर डीलर्स का, तो जी। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा दायित्व है उनके ऊपर रिटर्न फाइलिंग को लेकर। जी उसमें अलग अलग कैटेगरी किए हुए हैं, उसमें कुछ लोगों को हर महीने फाइल करना है और कुछ जी। लोगों को तिमाही फाइल करना है। जी मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल। बस उस व्यवस्था को समझने की जी। और उसका पालन करने की जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी yes। हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, टैक्स पे करते हैं, जी ठीक, और कहते हैं कि ये जो टैक्स हम पे करते हैं ये हमारे राष्ट्रीय विकास को एक मजबूत आधार देता है। जी, कितना सच है ये? 100% सच है, जी। 100%। सब देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की हम जब बात करें तो बिना जवानों के तो हो नहीं सकता। जी हाँ तो आज अगर हम ये देखें कि आज हम टैक्स पे करें तो पैसा जाता कहाँ है, जी क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के लोगों को मालूम भी नहीं है और ना कोई जानने की कोशिश किया हो शायद। जी। आपका टैक्स का पैसा पूरे देश विकास में ही लगता है। आज के डेट में जगदलपुर के जी। पास में हवाई अड्डा है, आज हम हवाई जहाज में बैठ करके एक ही दिन के अंदर कहीं पहुंच सकते हैं। जी हाँ तो आप देखिए कितना बढ़िया है कि आज जगदलपुर में अगर एयरपोर्ट है तब यहाँ से एक नेशनल आपका एयरपोर्ट जुड़ गया है रायपुर, जी हाँ। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला आपको हैदराबाद। जी यानी आप 1 घंटे के अंदर हैदराबाद अगर पहुंच जाते हैं तो वहां से पूरा विश्व में कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। मतलब एक बेहतर सुविधा व्यवस्था सुविधा मिली है। तो ये हमको। एयरपोर्ट खर्चा कहाँ से आया? आपके टैक्स के पैसों से। अच्छा आज देश में आज हम शांति से अगर हम घर में बैठ के सो पा रहे हैं, अपना कार्य कर पा रहे हैं, जी। इसलिए कि हमारा पूरा बॉर्डर सिक्योर है। तो बॉर्डर सिक्योर कैसे है? आज के डेट में जितने जवान है ऊपर से वहाँ पे ऊपर पहरे में बैठे हुए हैं ना, जी हाँ। तो उनकी तनख्वाह कहाँ से आती है, उनके जो भी उनके खर्चे कहाँ से आते हैं? आज हमारे डिफेंस में जो खर्चे हो रहे हैं जी वो सब पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्स के पैसों से।
आज इतना अच्छा रोड मिल रहा है हम लोग को, वो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्स के पैसे से। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये पूरे हमें टैक्स के पैसे से आते हैं। हम, मैं तो बोलता हूँ हमको प्राउड फील करना चाहिए कि मैंने देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब आयकर चुकाकर आयकर हमें चुका के, गर्व की बिल्कुल। अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, क्या आयकर बात है। जीएसटी दोनों पटा करके। जी हाँ, तो कह सकते हैं कि मतलब एक राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष योगदान हमारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा बताइए, व्यापार में नुकसान न हो या नुकसान की संभावना कम हो, कैसी तैयारी हमारे युवा करें जो व्यापार में आना चाहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हंसी मजाक वाला मुद्दा भी एक है। जी हाँ। बहुत यंग जनरेशन हमारे पास में आते हैं, मेरे पास में जी। और बहुत इच्छुक है व्यापार करने के लिए, जी। बट वो बेसिक मिस्टेक्स करते हुए भी मैं शेयर करता हूँ ये वाली बात। जी हाँ। अभी देखिए, हम जब बात करते हैं नुकसान की, तो नुकसान दो प्रकार का होता है। जी। एक पता पड़ गया नुकसान हुआ है और एक पता नहीं पड़ा कि नुकसान हुआ है। जी हाँ। वो समझाता हूँ कैसे। जी। बहुत बार क्या होता है, हम अपना फ्यूचर के खर्चे को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जी। जैसे आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा, कोई अब आपके पास में आया खरीदी करने के लिए, अब आपके पास में ये सोच है कि मैं बेचूं कितने में। जी। अरे यार 10 रुपए में खरीदा है, 11 में बेच देता हूं, मैंने 1 रुपए कमा लिया। अब वाकई में उसने 1 रुपए कमाया कि नहीं कमाया, यानी कि उसका फायदा हुआ है कि नुकसान, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? जी। तो जो तुरंत के खर्चे आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने 10 रुपए का मैंने सामान था, 9.5 रुपए मैंने पे किया, 50 रुपए भाड़ा लगा, तो 10 रुपए लगा मेरे दुकान तक पहुंचने के लिए, और 11 रुपए मैंने बेच दिया, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। तो 1 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत से खर्चे ऐसे दिखते नहीं है। आपका जो स्टाफ होगा, सैलरी, जिस जगह पे आपने शॉप चला रहे होंगे उसका किराया, बिजली बिल होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेट्रोल खर्चे, ऐसे कई बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन करने में युवा फेल हो जाते हैं, क्योंकि लिख लिख के रखने आदत नहीं है। जी हाँ। तो इसलिए जब स्टार्टिंग मैंने कहा कि मतलब लिख लिख के रखिए आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की स्थिति में रहते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये भी मेरे व्यापार का पार्ट है, लागत का हिस्सा। हाँ, लागत का हिस्सा है। तो अगर मैं 11 रुपए बेच करके 1 रुपए प्रॉफिट जरूर कमा रहा हूँ, पर बाकी खर्चे क्या मैं निकाल पाने की स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ? क्या बात है। तो इसलिए जब कभी भी युवा के लिए स्पेसिफिक संदेश है मेरे लिए कि जब कभी भी आप व्यापार करते हैं तो ये कैलकुलेशन जरूर कीजिए आप कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको दिखते हैं, जो खरीदा कितने में, बेचा कितने, 1 to 1 दिख जा रहा है, पर बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो इसके बाद आपके लागू होते हैं। जैसे मैंने बताया, बिजली बिल, सैलरी एक्सपेंसेस हो गए, आपके बहुत सारे खर्चे हो गए। तो इनको भी ध्यान में रख करके ही आपके सेल्स की फिगर को आइडेंटिफाई करें। आप मतलब कितने में सामान को बेचे हैं, हाँ, आप सामान कितने में बेचे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। खर्चों को ध्यान में रखते हुए, बजटिंग करते हुए इसको आप डिसाइड करें। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर नुकसान की संभावना से बचना है और व्यापार को लाभदायक व्यापार बनाना है, तो इन सारी बातों का बहुत ध्यान में रखना होगा। कि जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उनको भी दिमाग में रख करके, क्योंकि वो लागत का एक हिस्सा है। जी। विवेक जी, इस कार्यक्रम में आप आए, आपने हमारे सभी दर्शकों को, और विशेष करके उन दर्शकों को जो किसी भी प्रकार से व्यापार में लगे हैं और नए जो युवा हैं जो व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको ये बताया है कि आयकर चुकाना जो है वो एक नैतिक जिम्मेदारी तो है हम सबकी, गर्व की अनुभूति है इसमें, और यही हमारे देश के आर्थिक विकास का आधार है। और इसीलिए व्यापार उन्नत हो और हर व्यक्ति में ये भावना प्रबल हो, ये बहुत जरूरी है। इन सभी बातों के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।